हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की सीटेट की जो क्लास है, आज की क्लास में हम बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम के बारे में डिस्कस किया था। और उससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख लेना, क्योंकि क्रम वाइज जो मैं है टॉपिक वाइज, और जो टॉपिक लंबा है उसकी जो है पार्ट के हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ। तो पिछली जो पार्ट है उनमें जो वीडियो है डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, वो आप देख लेना। बाकी आज की क्लास में हम बाल विकास के सिद्धांत शुरू करते हैं। देखिए, पहला सिद्धांत जो है निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का मतलब कि बच्चा जो है, बच्चे का विकास जो है या फिर जो विकास की प्रक्रिया है वो कभी नहीं रुकती। अर्थात जो विकास है वो माँ के गर्भ से शुरू होता है और गर्भ से शुरू होकर के बच्चे की मृत्यु तक, जन्म से लेकर के या गर्भ से लेकर के ही होता है। ये जन्म से नहीं, ये माँ के गर्भ से ही ये होता है और मृत्यु तक जो है विकास चलता रहता है। जैसे कि अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो जब बच्चा जो है गर्भ में कैसे पलता है, अगर उसकी हम एक डिटेल देखें थोड़ी सी, तो जो बालक में जो पुरुष से कौन सा निकलता है, शुक्राणु स्पर्म, और मादा से जो माँ होती है उससे निकलता अंडाणु ओव्यूम, और इन दोनों के जो फर्टिलाइजेशन निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है। और जो निषेचित अंडाणु है वो उससे गर्भ में पलता है और फिर वो शिशु के रूप में जो है जन्म लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक शिशु ने, बच्चे ने जन्म लिया है। ठीक है। तो विकास जो है वो जन्म से लेकर नहीं, बल्कि जो गर्भ से, माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न होता है कि विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन ये एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। देखिए, पहले जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसने जन्म लिया। जन्म के बाद बच्चे के अगर देखिए पहले उसमें क्या आते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे में धीरे धीरे पहले उसमें दूध के दांत आते हैं। जब दूध के दांत आते हैं तो उसके बाद में बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे बैठना सीख जाता है। तब तक फिर बैठना सीख जाएगा बच्चा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, खड़ा होना सीखेगा। खड़ा होना सीखेगा, उससे पहले वो घुटनों के बल भी चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, किसी किस चारपाई के सहारे या फिर किसी कुर्सी के सहारे वो खड़ा होना सीखेगा। उसके बाद वो खड़ा होने सीखेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। यही क्रम सभी बच्चों का होता है। ठीक है। तो एक रूपता की बात कही है, मतलब कि एक रूप में सभी एक क्रम क्रम में जो विकास आगे बढ़ता है। ये नहीं होता है, हाँ गति में अंतर हो सकता है कि बच्चे में किसी के जैसे कि 5 महीने में दूध के दांत निकल आए, किसी में 6 महीने में दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है। किसी के दांत जो है दूध के वो 3 साल में टूट जाते हैं, किसी के 4 साल में दूध के दांत टूट रहे हैं। मतलब कि आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं कि फिक्स समय नहीं है, लेकिन जो क्रम है वो यही होगा कि पहले बच्चे जन्म होगा, उसके बाद मान लीजिए उसके दूध के दांत निकले। ठीक है। फिर बच्चे ने बैठना शुरू किया, फिर घुटनों के बल चलना शुरू किया। उसके बाद में बच्चे ने क्या किया, किसी वस्तु के सहारे, चारपाई या कुर्सी के सहारे खड़ा होना सीखा। फिर हमने दौड़ना सीखा। तो फिर उसके दूध के दांत गिरने सीखे, वो बोलना भी सीखा बीच में। तो यही क्रम सभी का होता है। ठीक है। ये नहीं कि किसी ने पहले जो है बोलना सीख लिया या फिर किसी ने पहले दौड़ना सीख लिया, उसके बाद वो घुटनों के बल चलना सीख रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। कि विकास जो क्या होता है, सभी में एक क्रम से होता है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो जानवर का बच्चा हो। तो उस तरीके से जैसे जानवरों में विकास जो होता है वो अलग तरीके से होता है थोड़ा। जैसे जानवर के बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें पहले से दांत होते हैं। ठीक है। उनमें जबकि नीचे वाले दांत होते हैं, ऊपर वाले दांत नहीं होते। तो इस तरीके से तो मनुष्य की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो एक ही क्रम में होगा, चाहे बच्चा कैसा भी हो। चाहे बच्चे की जो गति अलग अलग हो सकती है, कि किसी ने 10 महीने में बोलना सीखा तो कोई 9 महीने में बोलना सीख जाता है, हल्का भरा, जैसे पापा मम्मी, इस तरीके से। तो ठीक है। तो विकास जो होता है एक रूपता होता है, क्रम में होता है। ठीक है। अगला सिद्धांत है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये कंक्रीट है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको पहले हम क्या करते हैं कि उसके सामने जैसे उसकी मम्मी है या उसके पापा जी खड़े हैं, तो हम क्या उसको इशारा करके बताते हैं कि ये क्या है, तेरे पापा, तो बोलो पापा। ठीक है। इसी तरीके से हम बच्चे के सामने कोई खाने की वस्तु लेकर के आएंगे तो हम उससे कहेंगे पानी पिएगा पहले। तो उसी तरीके से उसको मूर्त चीज़ें दिखाई देती हैं पहले, कि इसको एक जैसे कि पापा दिखाया, पानी दिखाया, इसी तरीके से उसको सामने दिखा के पूछा जाता है। वो बोलना नहीं जाता तो उसको सामने दिखा के पूछते हैं, दूध पिएगा,
तो उसको पिलाते हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे क्या होता है कि पहले मूर्त वस्तु होती हैं, ठीक है, उसको दूध दिखाया जाता है, फिर उससे पूछते हैं ये बेटा दूध है, ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चे में अमूर्त हो जाता है, अपने मानसिक मन में दिमाग में जो वस्तुएं बन जाती हैं अनुसरण करने लग जाता है उनका, और उनको समझने लग जाता है कि जैसे पानी की बोला कि पानी, तो उस झट से समझ जाएगा कि पानी का रंग जो होता है रंगीन होता है, स्वादहीन होता है, वो पानी है, ठीक है। इसी तरीके से दूध की बात करते तो उसके दिमाग में इमेज आ जाएगी फिर कि हाँ सफ़ेद रंग का दूध होता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर तरफ गति करते हैं, ठीक है। ये है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। अगला सिद्धांत की बात करते हैं हम एकीकरण का, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए एकीकरण क्या होता है, बच्चा जो है छोटा है पहले, अब बच्चा छोटा है तो बच्चे को हमने क्या किया कि पहले छोटा बच्चा है वो हाथ पहले पैरों को इस तरफ हिलाता है और अंगुलियों को भी हाथ पैरों को हिलाता है, लेकिन जब वो हाथ पैरों को जिस तरफ हिलाता है उस तरफ उसकी आंखें नहीं होती, मतलब कि जो है हाथ पैरों को किसी भी दिशा में फेंक लेता है, लेकिन आंखों की दिशा उस तरफ नहीं होती। जैसे कि अब यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये एक वस्तु है, बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, अब इसको इस तरफ इशारा करना है, तो अपन क्या करेंगे, वयस्क व्यक्ति अपन क्या करेंगे, जिस तरफ इशारा करेंगे उस तरफ ही अपनी क्या होंगी, आंखें होंगी। तो हमने किस तरफ वस्तु को इशारा कर दिया, इस वस्तु को। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, जब छोटा बच्चा हाथ पैर चलाता है तो उसके हाथ इस तरफ फैल रहे हैं और आंखों की नज़र इस तरफ है, तो इन दोनों का एकीकरण नहीं है। मतलब जिस तरफ हम जो उंगलियां हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरफ हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरफ हमारी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया एकीकरण का सिद्धांत। दूसरी बात में कि बच्चा जो है पूरे हाथ को हिलाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। मान लीजिए उसके पास यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है और बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमने बच्चे से थोड़ी दूरी है, तो बच्चा क्या करेगा, खुद जाएगा वो घुटनों के बल और उस बॉल को लेके आएगा। लेकिन अगर बच्चे में, तो क्या होगा, उसके पूरा शरीर गया है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर बच्चे में एकीकरण हो जाता है तो वो क्या करेगा कि उस जो जिस भी फर्श पर बैठा हुआ है तो उस पर कुछ कारपेट वारपेट तो बिछा ही होगा, तो उस कारपेट को खींच लो, तो क्या हो गया, अंगुलियों से काम हो गया। जहां पर बच्चे को पूरा जाना पड़ा वहीं उसका सिर्फ अंगुलियां यूज हुई, एकीकरण हुआ। तो अंगुलियों को यूज कर लिया तो बॉल क्या आ जाएगी, नजदीक आ जाएगी, फिर ले लेगा। तो इस तरीके से एकीकरण का होता है। बच्चा पहले क्या करता है, बच्चे पहले जो उसके बड़े हिस्से अंग है जो है उनके बड़े हिस्सों को काम में लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, छोटे अंगों का भी प्रयोग करना सीख जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले सिद्धांत की, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक टू सिंपल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है पहले सामान्य बातों को सीखता है, सामान्य बातों को सीखता है और बाद में सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, एक व्यक्ति का नाम जानता है, एक स्थान का नाम जानता है और एक वस्तु का नाम जानता है। बाद में उसे पता लगता है, कहते हैं ना कि संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चा पहले किसी व्यक्ति के नाम को जानेगा, स्थान को जानेगा, वस्तु को जानेगा और बाद में फिर वो क्या कर लेगा, एक सिद्धांत बना लेगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और इसी प्रकार से, क्योंकि पहले क्या थी, व्यक्ति, स्थान और वस्तु, ये तीनों ही क्या चीजें थी, सामान्य चीजें थी, सामान्य जानकारी थी। और बच्चे ने इन सामान्य जानकारी से क्या किया, एक विशिष्ट सिद्धांत बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक विशिष्ट सिद्धांत बना दिया और इसी सिद्धांत के कारण इसे क्या, कौन सा सिद्धांत का नाम हुआ, विकास हुआ सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। इसी तरीके से जैसे कि छोटा बच्चा होता है, पहले क्या करेगा, उठना सीखेगा, ठीक है, फिर बैठना भी सीख जाएगा, बैठेगा, उठेगा, फिर चलेगा और फिर दौड़ देगा। तो यहाँ पे भी जो है बच्चा क्या कर रहा है, पहले सिंपल प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद जटिल प्रोसेस पे पहुंच रहा है धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पर ये होता है। अगला सिद्धांत की बात करते हैं कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत या पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान कैसे किया जा सकता है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। मतलब कि बच्चा जब छोटा होता है तब हम उसके आगे के भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी अभिरुचियां हैं, या फिर जो है वृद्धि कैसी होगी इसकी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से दोष भी हो सकते हैं। कहते हैं ना कि पूत के
कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है उसमें गुण दोष दोनों का पता लग जाता है। कई बार जो छोटा बच्चा होता है वो चोरी करना सीख जाता है, तो तभी से पता लग जाता है कि इसमें कोई ना कोई जो है गलती करेगा आगे चल के, ये कोई ना कोई जो है बहुत बड़ा, या तो जो किसी अनहोनी को जो है घटित कर सकता है। क्योंकि जब छोटा बच्चा है वो उसी से पता लग सकता है उसका विकास किस दिशा में हुआ है, विकास पूर्वानुमान से ही हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और विकास पूर्वानुमान से अनुमान अनुमान होता है, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा हुआ। अब अगर उसमें दोष है किसी बच्चे में, तो दोष होगा तो बच्चे में क्या होगा, वो चोरी करेगा या कोई अन्य अपराध करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर उसमें गुण है तो वो कोई महान अब्दुल कलाम भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, और ये सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है हर बार। तो देखिए, दिशा के अनुसार विकास दो प्रकार से होता है। एक कैसे होता है, एक सिफेलोकोडल होता है और एक प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। अब आपको इसे इंग्लिश में ही अंग्रेजी में ही याद करना है क्योंकि हिंदी में इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे कि यहीं पे अभी मस्तकादमुखी हो जाता है, इसका दूसरा नाम सिर से पैर तक भी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ प्रोक्सिमो डिस्टल है, इसका समीप दूरभिमुख हो जाता है। तो इस तरीके से इसका नाम अलग अलग हो जाता है। आपको सिर्फ दो नाम याद रखने अंग्रेजी के, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। अब सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल में अंतर देखिए। देखिए, सिफेलोकोडल में जो विकास है वो बच्चे के सिर से होता है। सिर से कैसे होता है, इस तरफ पैरों की तरफ चलता है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, अभी उसका शिशु है वो 10 दिन का, तो बच्चा क्या करता है, वो हाथ पैरों की ओर की बजाय उसकी गर्दन आपने देखी होगी बार बार इस तरफ, बार बार जो इधर उधर हिलाता रहता है। अब बच्चा जो बार बार इधर उधर हिलाता रहता है तो उसका, जब कहते हैं ना कि किसी भी काम को हम ज़्यादा यूज लेंगे तो वो ज़्यादा विकसित होगी। तो बच्चा इस तरीके से गर्दन को साइड में हिलाता है तो उसकी गर्दन जो है पहले कंट्रोल आता है। गर्दन पे पहले कंट्रोल आ गया तो बच्चा जो है गर्दन से थोड़ा ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगा। जब ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगा तो उसके फिर कहाँ आते हैं, यहाँ पे बॉडी, जिस छाती और पेट, ये जो अंग है ये विकसित होते हैं। जब छाती और पेट विकसित होते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, बैठना सीख जाता है, और उसके बाद उसके पैर विकसित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विकास किस क्रम में चला, सिर से पैर की ओर, और जब विकास सिर से पैर की ओर चलता है तो वो विकास होता है सिफेलोकोडल, ठीक है। सिर से पैर की ओर चलने वाले विकास को सिफेलोकोडल कहते हैं, या फिर सिर से पैर की ओर मस्तकोन्मुखी, सिरपादोन्मुखी भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल की। देखिए, प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि यहाँ पे केंद्र मान लिए जाते हैं, केंद्र बिंदु, और केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं। मतलब कि सिर, जो अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसको हम एक केंद्र मान लेते हैं, और इस केंद्र से चारों तरफ ऊपर नीचे और दाएं बाएं जो है विकास होता है। कहते हैं ना कि वृत्त की परिधि होती है इस तरीके से और इसका केंद्र होता है, तो इसके केंद्र से बाहर चारों तरफ इस तरीके से विकास होता है। और केंद्र से बाहर की ओर होने वाले विकास को हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो इस तरीके से विकास होता है बच्चे का दो तरीके से, और विकास की दिशा, ये दो तरह की दिशाएं होती है, एक तो सिर से पैर की ओर जिसे हम सिफेलोकोडल कहते हैं, और दूसरी होती है केंद्र से बाहर की ओर जिसे हम प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं, ठीक है। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, मतलब कि बच्चे ने जन्म लिया, मानव के बच्चे ने जन्म लिया तो वो बच्चा मानव का ही होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, वो मानव, जैसे कि एक वयस्क व्यक्ति का विकास जिस तरीके से हुआ है उसी तरीके से उस छोटे बच्चे का, शिशु का जो है विकास होगा। अगर आप देखें तो ये नहीं है कि मानव का विकास जो हाथी के बच्चे की तरह हो और हाथी के बच्चे का विकास मानव की तरह हो, या फिर मानव के बच्चे का विकास बंदर की तरह हो। अलग अलग होता है। मानव के बच्चे का विकास मानव की तरह ही होता है और हाथी के बच्चे का विकास हाथी की तरह ही होता है। इसी तरीके से भैंस के बच्चे का विकास भी भैंस की तरह ही होता है। ये नहीं कि भैंस के बच्चे का विकास इंसान की तरह हो जाएगा। ये सब जो है अपनी एक जाति है, अपनी जो स्पीसीज है उसके जो विकास का अनुरूपण है, प्रतिमान है, उसका जो पैटर्न है उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि विकास जो हमारे बॉडी में जो जीन्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो हमारी जाति जो हम होते हैं उसके पैटर्न, उसके प्रति सिद्धांत के पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत।
देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बच्चे के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी, एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एक कक्षा में, क्लासरूम में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को खत्म करना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए। ठीक है। विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है। सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। आपने देखा होगा कि शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इन सभी की विशेषताएं अलग अलग होती है। वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है। इन आयु के वर्गों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है और जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। आपने देखा होगा कि दो जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनमें अगर आप एक जगह खड़ा करोगे तो आप बहुत गौर से देखोगे, नज़दीक बारीकी से देखोगे तो उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता है। ये नहीं कि जुड़वा बच्चे बिल्कुल सेम एक जैसे होते हैं। जुड़वा बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। 90-95% एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 5% होता है वो अलग हो जाता है, 5 से 10%। तो हुई ना कुछ तो भिन्नता है उसमें भी। कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित होती हैं। ये खुद नहीं, कुछ है। कुछ व्यक्तियों में ये विशेषताएं व्यवहार देरी से विकसित होती हैं। वृद्धि विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती। कोई बालक जल्दी बड़ा हो जाता है लंबाई में, कोई बालक छोटा विकसित हो जाता है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई धीरे बाद में बोलना सीखता है। तो सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है। बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। मतलब कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करती हैं, और इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और इंटरेस्ट अलग अलग है। आपने देखा होगा कि बुद्धि अलग अलग होती है। किसी का आईक्यू लेवल जो होता है 90 होता है, किसी का 110 होता है, कोई गिफ्टेड प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं। तो सभी का जो किसी समस्या को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसकी इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। उसी तरीके से मोटिवेशन, अब प्रेरणा भी सबकी अलग अलग होती है। अब प्रेरणा किसी की आंतरिक अभिप्रेरणा होती है तो किसी की बाह्य अभिप्रेरणा होती है। सब अलग अलग तरीके से अभिप्रेरित होते हैं। कोई अपने माता पिता से, कोई शिक्षक से प्रेरित होकर के किसी काम को करता है। ठीक है। इंटरेस्ट भी अलग अलग होती है। किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी को गेम खेलने में इंटरेस्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से सभी का इंटरेस्ट भी अलग अलग है, और इंटरेस्ट ये सब अलग अलग होने के होंगे तो वो किस में आएंगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नता में आएंगे। ठीक है। अगला सिद्धांत है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। देखिए, जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, डी बराबर में एच इंटू ई, इसका गुणनफल होता है। ठीक है। एच इंटू ई, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट का गुणनफल होता है। इन दोनों को अलग अलग नहीं किया सकता, क्योंकि एक का भी प्रभाव अगर कम होगा, अगर हेरिडिटी का प्रभाव कम है तो एनवायरमेंट का प्रभाव बढ़ जाएगा, और एनवायरमेंट का प्रभाव कम है वातावरण का, तो हेरिडिटी का प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। लेकिन यहाँ से जब चेंजेज हो जाएंगे ना, तो इसमें इफेक्ट पड़ जाएगा, बाहर आपको दिखने का। दोनों का संयुक्त परिणाम है गुणनफल होता है। ठीक है। अगला सिद्धांत है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। मतलब कि बच्चे का विकास कभी रेखीय नहीं होता, सीधी गति में नहीं होता। एक बात ध्यान रख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे एक लाइन बता देता हूं कि बच्चे में कोई भी चीज हो, अगर एग्जाम में आ जाए कि उसका लिखना, अधिगम, सीखना, या फिर उसका विकास की बात आए, उसकी वृद्धि की बात आए, या फिर और कोई भी चीज आए, समायोजन आए, या फिर कोई भी है, उसके बारे में अगर बात कही जाए तो बच्चे में कोई भी चीज रेखीय नहीं होती। इसको गलत कर देना। जहां भी आपको रेखीय दिखे कि बच्चे में विकास रेखीय होता है, बच्चे की वृद्धि रेखीय होता है, बच्चे में सीखना रेखीय होता है, बच्चे में नैतिकता जो एक सीधी रेखा में मिलती है, तो ये सब नहीं होता। बच्चे में जो कुछ भी होगा, अगर बच्चे का विकास भी होगा तो एक वर्तुलाकार स्प्रिंग की तरह होगा, इस तरीके से। बच्चे में सीखना भी होगा तो वो भी इस तरीके से ही होगा। बच्चे में जो नैतिकता आएगी तो वो भी इसी तरीके से आएगी। लेकिन रेखीय क्रम में बच्चे में किसी भी का महत्व नहीं है। ना तो विकास होगा, ना उसकी ग्रोथ होगी, ना ही उसका अधिगम होगा। रेखीय क्रम में सब कुछ उसका वर्तुलाकार स्प्रिंग नुमा शेप में होगा। ठीक है। हाँ, कभी उसका विकास तेज गति से हो सकता है तो कभी धीमी गति से। कहते हैं ना कि किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में सबसे तेजी से विकास होता है, तो विकास उस अवस्था में तेज चल जाता है, बाकी धीरे हो जाता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। ठीक है। अंतः संबंधित का सिद्धांत।
देखिए, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या कहता है? आप जो हमने विकास के डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, उसमें विकास के अलग अलग प्रकार पढ़े थे, जिसमें शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक और अन्य प्रकार मानसिक विकास है, और इसके अलावा जो भावनात्मक विकास है, वो सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो है, बौद्धिक विकास, ये सब इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि ये दूसरे से एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और इनको परस्पर अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक का विकास होगा तो दूसरे का भी होगा, दूसरे का होगा तो तीसरे का भी विकास होगा, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगला सिद्धांत है बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मूल्य और सिद्धांत, जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता नहीं होती, तो बच्चे तय करते हैं कि क्या बच्चे के लिए सही है और क्या बच्चे के लिए गलत है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या करता है, वो खुद निर्णय लेने लग जाता है, उसमें खुद में नैतिकता आ जाती है, वो खुद सही और गलत में अंतर करने लग जाता है। तो जब पहले उसका बाहरी नियंत्रण पहले किसके नियंत्रण में था? माता पिता के नियंत्रण में। नैतिकता कौन दिखा रहे थे? माता पिता। लेकिन अब नैतिकता कौन दिखा रहा है? स्वयं बच्चा दिखा रहा है। तो पहले जो उसके मूल्य किसके थे? माता पिता के थे। सिद्धांत कौन बनाते थे? माता पिता की। इस रास्ते पर चलो, ऐसे खाना खाओ, ऐसे रहो, समाज में इस तरीके से बैठो, इस तरीके से बड़ों का आदर करो, इस तरीके से पैर छुओ। तो पहले किसके सिद्धांत थे? माता पिता के। माता पिता कौन थे? बाहरी एक नियंत्रण था। लेकिन अब जब खुद नियंत्रण कर रहा है, खुद पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण है, गुस्से पर नियंत्रण है, प्यार पर नियंत्रण, कि गुस्सा कब करना चाहिए, बड़ों के सामने गुस्सा नहीं करना चाहिए, बड़ों से ऊंची आवाज में नहीं बात करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, समाज में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब जब उस पर आंतरिक नियंत्रण खुद सोचने समझने लग जाता है, खुद में उसमें नैतिकता आ जाती है, तो आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लग जाता है। ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है, हमने विकास के सिद्धांत पढ़ लिए हैं। और आज की क्लास में हमने ये जो सिद्धांत पढ़े हैं, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीटेट की क्लास में जो सिद्धांत से हर साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो अगली क्लास में हम विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे।